अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बागबानी पर कि बागबानी से कितना हमारा किसान फ़ायदा उठा सकता है और किस तरीके से हम करके बेहतर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे जो रकबा काबिल काश्त नहीं है या खाली पड़ा है उसको हम काबिल काश्त कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आज बात करेंगे कोहे सुलेमान, डेरा गाजी खान का एक इलाका है जिसको फोर्ट मिनरू के नाम से भी पहचाना जाता है, उस पर भी बात करेंगे कि वो एक बड़ा इलाका है और उस पर हम क्या काश्त करके वहाँ मुनाफा कमा सकते हैं। लाखों एकड़ ज़मीन है, मेरे ख्याल में 50 से 60 हज़ार एकड़ ऐसी है जो काबिल काश्त है, बाकी रकबा अभी तक खाली पड़ा है। इसी पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मार आबिद हुसैन साहब मौजूद हैं, आप डायरेक्टर महकमा ज़राअत पंजाब डेरा गाजी खान हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं शहद महमूद सऊ साहब, आप बागबान हैं, आपका तल्लक भी जुनूबी पंजाब से, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीसरे मेहमान हैं जनाब गुलाम नबी लगारी साहब, आप डेरा गाजी खान के काश्तकार हैं, आपका भी शुक्रिया। मार साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप महकमा ज़राअत के डायरेक्टर हैं डेरा गाजी खान और स्पेशली जो कोहे सुलेमान है जिसको फोर्ट मिनरू भी कहा जाता है और एक बड़ी पट्टी है लंबी पंजाब की, और कितना एक रकबा है जो खाली पड़ा है और आप क्या समझते हैं इसको काबिल काश्त बनाने के लिए कौन सी फसलें काश्त की जा सकती हैं वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जो कोहे सुलेमान है ये एक वसी इसकी रेंज है जो कि KPK से चल के आगे तक सिंध तक ये इलाका चला जाता है। कितने एकड़ है टोटल पट्टी मौजूदा जो हमारी? सेटअप में डेरा गाजी खान डिवीजन का जो ट्राइबल एरिया है कोहे सुलेमान रेंज के अंदर, तो उसको जो है ना नई एडमिनिस्ट्रेटिव तहसील का नाम दिया गया, तहसील कोहे सुलेमान। तो लिहाजा जो मेरी जुरिस्डिक्शन वहाँ पे जो हम जिस पे इंटरवेंशन भी कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये तकरीबन 7,21,000 एकड़ पे मुश्तमिल है तहसील कोहे सुलेमान डेरा गाजी खान डिवीजन डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान की जो तहसील है। ये सिर्फ एक तहसील 7 लाख एकड़ पर है? 7 लाख एकड़ पे एक तहसील जो ट्राइबल एरिया डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में जो है ये वो है। इसके अलावा राजनपुर का एक अलहदा है और जो बाकी KPK से आ रहा है जो बाकी सिंध में जा रहा है वो अलहदा है। तो इस वक्त जो फोकस ज़्यादा किया जा रहा है वो किया जा रहा है डेरा गाजी खान जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो इलाका है उस पर। राजनपुर में जो है वो ट्राइबल एरिया है कोहे सुलेमान का, वो थोड़ा सा लेस डेवलप्ड है। वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं रिसोर्सेज के हवाले से, पानी और ज़मीन के हवाले से, तो अगर हम एक मॉडल बनाना चाहते हैं और जो काबिल अमल इंटरवेंशन हैं जो हम करना चाह रहे हैं जिसमें लैंड और वाटर अवेलेबल हैं रिसोर्सेज वहाँ पे, तो वो हमारा इलाका जो है वो कोहे सुलेमान DG खां का जो इलाका है वो है जो कि 7,21,000 एकड़ पे वो इलाका मुश्तमिल है। अच्छा, आप समझते हैं ये सारा काबिल काश्त है, काश्त हो सकता है? उसमें काबिल काश्त तो नहीं है क्योंकि उसमें पहाड़ भी हैं और उसमें जो बेहतरीन किस्म का जो है ना वो डाइवर्सिफाइड किस्म की वहाँ पे ज़मीन है। वहाँ पे मादनियात भी पाई जाती हैं, बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो है वहाँ पे मुख्तलिफ जिप्सम वहाँ से निकल रहा है, जो वहाँ पे यूरेनियम बाकी जो चीज़ें हैं सारी वो भी मतलब उस हवाले से मादनियात दीगर मादनियात भी वहाँ पे निकल रही हैं। अब ये है कि जहाँ पे वादियाँ हैं, जो ऊपर ऊँचे पहाड़ हैं, जो ऊँचे पत्थर है वहाँ पे साफ ज़रा उनको तो हम नहीं एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल के लिए कर सकते। दुनिया में जो पहाड़ होते हैं इनको मेंटेन करने के लिए, इन पर एग्रीकल्चर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो इंटरवेंशन हैं वो की जाती हैं, जिसमें टेरेसेस फार्मिंग है, जिसमें टूर कंटूरिंग होती है, मुख्तलिफ होती है। लेकिन कोहे सुलेमान में क्योंकि इनिशियली अभी जहाँ पे इशूज़ है, जहाँ पे एग्रीकल्चर अभी डेवलप नहीं हुई, तो हम यहाँ पे पहले वो इलाके फोकस कर रहे हैं कि जो नीचे वादियाँ हैं जिनमें फ्लैट जिसमें जो है वो ज़मीन मौजूद है, रकबा मौजूद है और रकबा वहाँ पे फ्लैट लैंड मौजूद है उसके लिए, और जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है वो कर रहे हैं। तो वो अगर 7,21,000 एकड़ में से देखें तो वो हमारे पास 63,000 एकड़ जो है वो इस वक्त है जो कि मैदान की शक्ल में मौजूद है, जिसमें पानी की अवेलेबिलिटी भी किसी जगह पे कम। 63,000 पर सारा काबिल काश्त है, काश्त हो रहा है? 63,000 जो है ना वो इलाका वो काश्त हो रहा है। इसके अलावा बाकी जो है मुख्तलिफ जो टेक्निक्स के साथ टेरेसेस फार्मिंग है, कंटूर फार्मिंग है, तो उसमें हम इंटरवेंशन मजीद करके साफ ज़रा इसको ज़्यादा किया जा सकता है। इस वक्त 63,000 कल्टिवेटेड एरिया है जिसके ऊपर गंदम काश्त हो रही है, रबी के अंदर गंदम काश्त होती है, खरीफ के अंदर वहाँ पे ज्वार और बाजरा काश्त होता है। तो ये वहाँ पे एग्रीकल्चर के जो सिनेरियो वहाँ पे है। अच्छा लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप डेरा गाजी खान, फोर्ट मिनरू या कोहे सुलेमान के काश्तकार हैं, क्या काश्त करते हैं? आपका रकबा है, आप वहाँ कैसे, आपका ज़रिया आमदनी क्या है? ये जो ट्राइबल एरिया है, जिस तरह मार साहब ने आपको बताया, ये बहुत वसी एरिया है, लेकिन इसको तरक्की देने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत लंबा चौड़ा इलाका है। तो आपके पास कितना रकबा है और क्या काश्त करते हैं आप? हाँ, मेरे पास तो अपना ज़ाती 7.5 एकड़ रकबा है। वहाँ पे हमा किस्म की फसलें हम काश्त करते हैं, ज्वार, बाजरा, काटन और गंदम। काटन भी काश्त करते हैं और माशाल्लाह मैदानी इलाकों से भी कहीं काटन की पैदावार कोहे सुलेमान में ज़्यादा है। पिछले साल 45 मन पर एकड़ उसकी कपास आपने ली है? कपास हमने ली। तो पानी का क्या है, आप कैसे? पानी हमारे यहाँ कुदरती चश्मे हैं, एक तो लोगों ने अब टरबाइनें लगाई हुई हैं उनसे करते हैं, और दूसरा बारिशों पे। अच्छा, बारिशों पे इन्हिसार है? बारिशों पे इन्हिसार। ज्वार और बाजरा जो कि हम जुलाई और निस्फ जुलाई में काश्त करते हैं
वो ज़्यादातर उनकी इन्हिसार बारिशों पे होती है। अच्छा, आपने कुछ जानवर भी रखे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे लाइफ स्टॉक बड़ा अच्छा हो सर, सकता है। आप देखें कि पूरे पंजाब में लाइफ स्टॉक के हवाले से डिस्ट्रिक्ट डीजी खान को उन्होंने पहला नंबर दिया है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक की पैदावार है, और वो लाइफ स्टॉक डिस्ट्रिक्ट डीजी खान की यही कोहे सुलेमान है, जहाँ पे लोग तकरीबन कोई 70% लोग जो हैं वो लाइफ स्टॉक से वाबस्ता हैं। ये कुदरती घास वहाँ पहाड़ों में जो होती है, अल्लाह ताला की तरफ से बारिशें होती हैं, वो चरती हैं, लेकिन उनकी सही परवरिश नहीं हो रही। उनके लिए वाटर पॉन्ड, पानी के जो पीने के पॉन्ड्स हैं वो नहीं है, इनके लिए शेड का मसला है, इनकी वैक्सीनेशन का मसला है, खुराक का और अच्छी नस्ल वगैरह का। मैं लाहौर गया था, वहाँ पे जो स्लाटर हाउसें हैं। अच्छा, मार साहब मैं आपकी तरफ फिर आऊँगा। ये जो है हमारा कोहे सुलेमान, यहाँ फसलों की निस्बत अगर हम बागबानी की तरफ जाएँ तो जिस तरह आप कलर खार की बात करूँ तो वहाँ जैतून अब इस वक्त बड़ा है, अंगूर बड़ा होता है वहाँ पे, और भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, बागात लगे हुए हैं, स्पेशली जैतून से लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर ऐसा हो सके? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो कोहे सुलेमान में एग्रीकल्चर ज़राअत हम फ़रोग देने की डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है और हम ये सारा सिलसिला जो है ना वो कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें मद्देनज़र रखी जा रही है कि हम जो रूटीन की फसलें जो मैदानी इलाकों में हमारे पास फसी और मैदान है जहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, इससे हट के एग्रीकल्चर करें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ पे अच्छी जो इंटरवेंशन है वो की जाए। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वेजिटेबल्स और जो आर्चर्ड्स हैं, फ्रूट आर्चर्ड्स हैं, जो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है वो हम करें। इसके अलावा हम और इंटरवेंशन भी ऐसी सोच रहे हैं कि जो वहाँ के लोगों के, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी हिट एरिया है वहाँ पे। डेरा गाजी खां के जो भी अदाद शुमार कम आते हैं, अगर देखा जाए डेरा गाजी खां का जो मैदानी इलाका है उनके अदाद शुमार पॉवर्टी जो इंडेक्स है, बाकी चीज़ें हैं वो कम नहीं है। ठीक है। जो कोहे सुलेमान का इलाका है वहाँ भी जो पॉवर्टी इंडेक्स है वहाँ पे पॉवर्टी की वजह से जो बाकी एज ए डिस्ट्रिक्ट का जाना वो उसकी वजह से कम हो जाता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी एग्रीकल्चर वहाँ पे हो। वहाँ पे लोगों का ये भी मसला है कि वहाँ पे माल न्यूट्रिशन और स्टंटेड ग्रोथ के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लोगों के सिर्फ गंदम अगर उगा लेते हैं तो घर के उनके गंदम हो जाती है, लेकिन बाकी उनकी सब्जियात या बाकी चीज़ें वहाँ पे नहीं है। तो हम इन चीज़ों को करके फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हुआ है, उसका पहला साल हम तकरीबन ख़त्म होने वाला है, इंटीग्रेटेड प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोहे सुलेमान। अच्छा, तो उसमें हम ये इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट का कुछ स्पेशल आप प्रोग्राम पंजाब है? गवर्नमेंट का एक जो 18 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है वो स्पेशल प्रोजेक्ट वहाँ पे हम चला रहे हैं, जिसमें 3 विंग्स एग्रीकल्चर के जो है ना उसमें इन्वॉल्व में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, जिसमें वाटर मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट में जो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट है वो हम वहाँ पे करवा रहे हैं। इस तरह एग्रीकल्चर जो इंजीनियरिंग है, जिसके जो जिसमें बुलडोजर का काम है, लैंड डेवलपमेंट का ये सारा हो रहा है? ये सारा हो रहा है। मार साहब आपकी तरफ आते हैं, मैं शायद महमूद सऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये बागबान हैं और बड़े मॉडल बागबान हैं, इनके पास बहुत सारे आर्चर्ड हैं। सऊद साहब क्या क्या आपके पास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जी सबसे पहले तो जो मेजर एरिया हमने एलोकेट किया हुआ है वो आम के लिए है, ठीक है। उसके बाद फिर फालसा है और तीसरे नंबर पे लीची है। अच्छा, लीची भी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, रूटीन की जो फसलें हैं उससे बागबानी जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपका तो सारा रकबा फ्लैट भी है, पानी भी है, वहाँ पर सहूलियात भी मौजूद हैं सारी, तो आप क्या समझते हैं दूसरी फसलों से बागबानी बेहतर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप इसकी प्रॉपर एक्सपोर्ट हम कर सकें, इसको प्रोसेस करके, तो जो हम इससे ज़र मुबादला कमा सकते हैं वो बाकी फसलों से ज़्यादा है। चूँकि कॉटन आपको पता है कि अब बैठ गई है, वो बात चली जाएगी। शुगर केन की तरफ वो हमारा इशू नहीं है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत कमा सकते हैं और लोग कमा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद वो बदकिस्मत मुल्क है कि जहाँ पे हम बाई प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपके पास आम है, फालसा है और लीची है। जी जी। ये बड़े फ्रूट हैं और बड़े महंगे मिलते हैं मार्केट में, तो इसमें तो आपको वैसे बड़ा प्रॉफिट होता होगा। लेकिन अगर हम बाई प्रोडक्ट की तरफ जाएं, जैसे दुनिया स्लाइसेस की तरफ गई है, प्यूरी बनती है, जूसेस बनते हैं, तो फिर हम कहीं ज़्यादा उससे प्रॉफिट कमा आप सकते मुझे हैं। ये बताएं कि आप किस तरह मैनेजमेंट करते हैं, अच्छी मैनेजमेंट कैसे होती है, और बेहतरीन पैदावार लेने के लिए किस तरह की मैनेजमेंट करनी चाहिए, और फिर आप मुझे बताएंगे कि आम से ज़्यादा पैसे बचाते हैं, फालसे से ज़्यादा बचत होती है या लीची से ज़्यादा होती है? नहीं, एक्चुअली हमारा जो टारगेट वो ये है कि मेरे वाले साहब को अल्लाह गरीक रहमत करे, उनका था कि सारा साल कुछ ना कुछ सर्कुलेशन में आना चाहिए। अब पहले फालसा आता है, साथ लीची स्टार्ट होती है, आम स्टार्ट हो जाता है, जो कि अक्टूबर तक चलता रहता है। तो इस तरह एक तो रेवेन्यू साथ साथ आता रहता है, हमारी लेबर फारिग नहीं बैठती, हम उनको बेरोज़गार नहीं करते। ठीक है। सेकेंडली ये है कि एक एक्टिविटी रहती है
ये नहीं होता कि हम भी सो जाएं और लेबर भी सो जाए। तो सबसे जो ज़्यादा रेवेन्यू है वो फालसा और आम बराबर ही आप कह सकते हैं। अच्छा, फालसे में भी आप समझते हैं कि बचत बेहतर होती है और मकसद अगर किसान कोई बेहतर, लगाए, जी। छोटा फार्मर भी लगा के इससे बेहतर मुनाफा ले सकता है। जी, बल्कि इसे हमारे मुल्क में लगाया भी स्मॉल स्केल पे जा रहा है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है और अब लेबर का बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है। तो यहाँ वो टेक्नोलॉजी तो अभी नहीं आई कि इसकी पिकिंग आसानी से हो सके, वो लेडीज़ करती हैं, टोटल लेबर इंटेंसिव है। तो 10 एकड़ ही वाइबल है, इससे ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। अच्छा मार साहब, ये जनूबी पंजाब में या हमारा जो एरिया है ये, इसमें कौन कौन से बागात लग सकते हैं और स्पेशली वो रकबे बताएं जो खाली पड़े हैं अभी, काबिल काश्त नहीं है या जहाँ पानी का मसला है। जिस तरह हमारा मुजफ्फरगढ़ एक बहुत बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है, कौन से बागात हैं जो फौरी तौर पर आमदनी भी दे सकते हैं और बासानी लगाए भी जा सकते हैं? असल में इसके लिए ना जो एग्रीकल्चर है उसको ना समझने की ज़रूरत है कि जो इस वक्त सिनेरियो है, आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जो स्मॉल लैंड होल्डिंग है वो इज़ द रीज़न फॉर लो यील्ड इन पाकिस्तान। तो हम ये मिथ जो है ना, अगर हम मिथ को चेंज कर लें, हम ये कह दें कि लार्ज लैंड होल्डिंग इज़ द रीज़न फॉर लो यील्ड इन पाकिस्तान, कि देखिए एक जो काश्तकार 3 एकड़ का काश्तकार है उसको हम कह रहे हैं कि छोटा काश्तकार है। अगर इसकी डेफिनेशन चेंज करके अगर हम ये कह दें कि 3 एकड़ का काश्तकार एक बड़ा काश्तकार है, तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे एग्रीकल्चर के मसाइल बहुत ज़्यादा हल हो सकते हैं। अच्छा, वो कैसे हल हो सकते हैं? 3 एकड़ का काश्तकार आमतौर पर गंदम काश्त करता है या कोई एक फसल काश्त करके जिसकी सही तरीके से उसकी देखभाल नहीं करता, काश्त उसकी सही तरीके रिकमेंडेशन के मुताबिक नहीं होती, कम पैदावार आती है। अगर 3 एकड़ को ये समझ ले कि उसमें मैंने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर करनी है, 1 एकड़ का मैंने आम का बाग लगा दिया, 1 एकड़ में चलो उसने गंदम काश्त करनी है या 1 एकड़ में वेजिटेबल्स काश्त करके, तो 3 एकड़ को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल किया जा सकता है। ये एग्रीकल्चर में करने की ज़रूरत है। अब ये बात है कि जो आमतौर पर रूटीन की काश्त हो रही है, जो हमारे रकबे खाली पड़े हुए हैं, देखें इस वक्त फर्ज करें एक 10 एकड़ पे बंदा काश्तकारी कर रहा है, एक फार्मर एक बंदा 40 एकड़ पे कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर 10 एकड़ पे फोकस ज़्यादा करे तो 40 एकड़ के बराबर पैदावार ली जा सकती है। और जो इस वक्त दुनिया का मसला है, जो एक्सपर्ट्स इस पर बड़े हैरान परेशान है कि किसी तरीके से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस की जाए। आप कम एरिया पे ज़्यादा फोकस करके कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर सकते हैं और आप प्रोडक्शन हाई ले सकते हैं जब आप उस पर फोकस करें। तो लिहाजा मैं तो ये कहूँगा कि जो आपके वीरान रकबे पड़े हुए हैं बेशक आबाद करें उन पर। मैं उन पर ये भी बताता हूँ कि उस पर कौन कौन सी इंटरवेंशन आप कर सकते हैं। उससे कहीं ज़्यादा है कि एग्रीकल्चर की अलिफ भी इस चीज़ पर है कि आपका जो थोड़ा रकबा कम रकबा है उसकी आप प्लानिंग के तहत उस पर इंटर क्रॉपिंग करके, इंटरवेंशन मुख्तलिफ किस्म के करके, रिले क्रॉपिंग, डिले क्रॉप करके कि एक फसल ले रहे हैं उसकी हाइट कम है दूसरी की ज़्यादा है, तो 2-3 फसलें स्पेस जो हवा में जा रही है जो उसको वो कर लें। इस तरीके से आप एग्रीकल्चर ये करें। बाकी जो है कि बागात के हवाले से हम क्या कर सकते हैं, बागात मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो दरिया हैं, दरिया चनाब और दरिया सिंध, इनके साथ 8-10 किलोमीटर की दोनों साइडों पे जो पट्टियाँ हैं वो दुनिया की सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चर के लिए ज़बरदस्त हैं। दरिया सिंध और दरिया चनाब की दोनों साइडें जो है ना, यहाँ पे क्योंकि सर्दी में जो है जहाँ पे जो पानी रहता है उसकी वजह से टेम्परेचर जो है ना वो मुतदिल रहता है। और हमने ये देखा है कि जहाँ पे जो हमारे मैंगो है, बल्कि हमने ये देखा है कि वो फ्रूट प्लांट्स कि जो हाई टेम्परेचर पे टॉलरेट नहीं कर सकते और जिनका इशू होता है, जिस तरह के नाशपाती है उसकी किस्म एक बगू गोशा है, आड़ू को आप ले लें, इंजीर को आप ले लें। अच्छा, ये चीज़ें नाशपाती वगैरह हमारे यहाँ लग सकती है? ये बिल्कुल लग सकती है। यहाँ पे अलीपुर में जो है यहाँ पे बाग एक लगा हुआ है और उसमें 4 से 5 लाख पर एकड़ के हिसाब से जो फार्मर है वो अर्न कर रहा है नाशपाती का, बगू गोशा की किस्म में वो लगा हुआ है। तो इनको हम कर सकते हैं। इनका मसला क्या होता है, इनका मसला स्टार्ट में थोड़ा सा ये होता है कि ज़रा सेंसिटिव होते हैं और हाई टेम्परेचर इनके लिए प्रॉब्लम करता है। आप उस वक्त थोड़ा सा इनको ज़रा अगर केयर कर लें पानी के हवाले से, पानी का कोई सोखा ना आने पर, तो हम यहाँ पे ये खास तौर पर जो दरिया सिंध के साथ जो मैंने आपको बेल्ट बताया, दरिया चनाब दरिया सिंध, यहाँ पे क्लाइमेट इसके लिए बड़ी कंड्यूसिव, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है और यहाँ पे बड़े वो कर सकते हैं। यहाँ पे नाशपाती यहाँ पे हो सकती है, आड़ू यहाँ पे हो सकता है और इसके अलावा मैंगो के भी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकता है। इसमें बुनियादी तौर पर थोड़ा सा एक इशू जो है ना फार्मर लेवल पे एक है, तो हमें अपने जो मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें आगे इनकी तरवीज नहीं हो रही, वो हमें देखना पड़ेंगे। अब एक फार्मर कोई अगर बाग काश्त करता है तो वो ये करता है कि 1-2 एकड़ उसने काश्त के बाद में लोगों का जो इधर उधर के साथ के लोग होते हैं उनका नुकसान हो जाता है, उसके मतलब तोड़ लेते हैं, नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी सही मार्केटिंग ना होने की वजह से। इस हवाले से मैं काश्तकारों को ये एक मैसेज है काश्तकारों के लिए कि वो क्लस्टर कारपोरेट आर्चर्ड पे है। दुनिया के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, आप 8-10 काश्तकार इकट्ठे होकर वहाँ पे मैं यही बात सऊद साहब से बात करूँगा। सऊद साहब, आपके पास फालसा है और आम है, ये तो हमारी रवायती फसलें हैं, ज़ाहिर बात है हर कोई काश्त करता है, आम बहुत रवायती है। ये लीची के लिए आपको कैसे ख्याल आया? आपको किसी ने मशवरा दिया कि लीची काश्त करें, या लीची आपको कहीं से आपने देखा कि इसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? जी, इफ्तार के कुछ नेट से लिया और कुछ ये इधर हेड मोहम्मद वाला की तरफ लीची के 2-3 छोटे छोटे फार्म देखे, जैसे मार साहब कह रहे हैं, तो वो बहुत कुछ अर्न कर रहे थे। ठीक है, तो इसका जो पैटर्न है, देखभाल है, वो तकरीबन आम से मिलती जुलती है। ठीक है, इसकी कनोपी भी आम के बराबर है।
अच्छा, पौधा भी उसी तरह ही है जी जिस जी, तरह उसी आम है। तरह ही है। ठीक है। सिर्फ ये है कि जब ये थोड़ा तैयार होता है फल, उस वक्त इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, शावरिंग की। ठीक है। अदरवाइज़ इसका जो पेस्ट आता है वो भी इस वक्त वो मैंगो के लिए मैंगो बोरर आ रहा है, वही इसको नुकसान करता है। तो कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है। करने, लेकिन रेवेन्यू बहुत अच्छा ये दे सकता है। बात फिर वही है कि अगर हम इस पे तवज्जो दें और छोटा फार्मर ज़्यादा अर्न कर सकता है, साइडों पे लगा कर भी कर साइडों सकता पे है, और फिर लगाकर। आप बता रहे जी हैं कि जी, इस पर बीमारियों का हमला कम होता है। जी कम होता है। फालसे पे सबसे कम हमला होता है बीमारियों का, और उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है फालसे की। अच्छा, हाँ जी, आप समझते हैं कि फालसा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ज़्यादा दूसरों से? प्रॉफिटेबल है। अगर हम इनपुट देखें लीची और आम की निस्बत, तो फालसा आपकी कम इनपुट लेता है रिगार्डिंग फर्टिलाइज़र, रिगार्डिंग पेस्टिसाइड, लेबर इंटेंसिव अच्छा, है आप ये चुनाई भी के वक्त। कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो फालसे की बड़ी इजी है, बाकी मुश्किल है। बाकी मुश्किल है। फालसे को आपने सिर्फ 3 माह की मैनेजमेंट है, जब आपने फरवरी में, जनवरी और फरवरी में उसकी कटाई कर देनी है, और फिर उसको गोडी हो जाए तो बहुत बेहतर है। एक आध आप उसे खाद देते हैं। और अच्छा, ये बताएं आप, माशाल्लाह आपके मकसद अच्छे 3-4 चीज़ें आपने काश्त की कि मार्केटिंग बड़ा मसला है किसान का। हर किसान कहता है जी मार्केटिंग का मसला है, लेकिन फालसा बड़ा मार्केट में महंगा बिकता है, लीची बड़ी महंगी बिकती है। तो क्या आपको मिडिल मैन कम पैसे देता है, या आप खुद क्या करते हैं आप? इनफैक्ट हम चूँकि डिपेंडेंट हैं, लोग बैखर बैखर को बेच देते हैं, और बैखर पैसे उठा के आता है मंडी से। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो कि किसान को रेवेन्यू कम मिलता है, वो है ही ये मंडी सिस्टम, आड़ती फड़िया सिस्टम। अगर इसको, नहीं, अगर आप डायरेक्ट मार्केटिंग करें तो उसमें आप बहुत जी पैसे हमने कमा डायरेक्ट सकते हैं। मार्केटिंग अल्हम्दुलिल्लाह की है, फालसे की है 2 साल पहले, और कंटिन्यू कर रहे हैं इसको हम, और लीची की भी की है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, उसमें हम ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं। चूँकि आम ज़्यादा है तो वो हम कर नहीं सकते। हाँ, अच्छा लगारी साहब, आपने अंगूर भी लगाया हुआ है, अंगूर आपने लगाया हुआ, उसकी मार्केटिंग का कोई मसला होता है आपको? सर हमने अभी लगाए हैं, हमारे को 2 साल हो गए हैं ठीक है। अंगूर लगाए हुए। अभी उन पे अच्छा, कम सिर्फ फल आ आपने रहा लगाया हुआ है, है या आसपास मार्केटिंग और? नहीं हो रही है। नहीं, सिर्फ आपने लगाया हुआ है या आपके आसपास और जो काश्तकार हैं वो भी लगा रहे पहले हैं? एक नया ट्रेंड आया है मैंने वहाँ पे। लगाया है। अब हमने पिछले साल और इस साल भी नर्सरी बनाई है अंगूर की, क्योंकि इसकी कलम ही लगती है। तो हमने, जो हमारे करीबी ज़िम्मेदार हैं माशाल्लाह, उन्होंने अब लगाना शुरू किया है। ये एक तसलसल है, लोग देख के अभी माशाल्लाह आपकी आगे चल पैदावार रहे हैं। शुरू नहीं हुई, आप समझते हैं? पैदावार आ रही है, कम आ रही है, 2 साल हो गए हैं फिलहाल, पौधे नहीं, वो छोटे हैं। कम जो आ रही कुछ आ रही होगी ना, उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? वो लोकल हो जाती है या मंडी भेजते हैं? लोकल सतह पे वहाँ पे उसकी हम वो तो कर- रेट उसका मुनासिब मिल जाता है आपको? जी सर। अच्छा, तो इसके अलावा आपने वहाँ क्या किया हुआ है? सर इसके अलावा हमारी जो काश्तकारी है वहाँ ट्राइबल एरिया की, तो वहाँ किसान बहुत मेहनत करता है। इस तरह की हमवार ज़मीनें नहीं हैं, आप यकीन करें, आप कोई सुलेमान में आके देखें, वो ज़मींदार वो अपने वो हथौड़ों से पत्थर तोड़ तोड़ के वो ज़मीनें बनाता है। वो साल में मरले बनाता है, वो एकड़ और बीघे नहीं बना सकता है। तो माशाल्लाह उसको एक सहारे की ज़रूरत है, उसको कोई मदद करे उसकी उस ज़मीन की लेवलिंग में, उसके पानी को मैनेज करने में, उनके बागात और फसलात के बनाने में। नहीं, वो तो आप महकमा ज़राअत कर रहे हैं, इनको बिल्कुल प्रोजेक्ट कर मिला रहा हुआ है, हमारे से पैसे बिल्कुल जिस कर तरह रहा है। ये कह रहे हैं, तो क्या आप हेल्प कर रहे हैं वहाँ के काश्तकारों की? जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की है कि ऐसी इंटरवेंशन वहाँ पे कामयाब, जो लोगों की जो म्यार ज़िंदगी है और जो उनकी जो घरेलू आमदन उसमें इजाफे के लिए, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगा। जो एग्रीकल्चर हम ये इंटरवेंशन करवाने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो डेरा गाजी खां के चोटी और कोटछोटा के इलाके जहाँ पे प्याज काश्त होता है, अब लोगों ने जो मार्केट को बेहतर अर्न करने के लिए लोगों ने ये किया कि नवंबर वाला जो प्याज था वो अर्ली करना शुरू कर दिया। अब लोग अगस्त तक पहुँच गए हैं। अच्छा। वो ये कहते हैं कि हम इसको जितना अर्ली करेंगे ताकि हमारी जो उसकी जो रिटर्न है ना, वो हमें मार्केट में अच्छा रिटर्न उसका मिल जाए। कीमत ज़्यादा मिल जाए। इसके लिए ये है कि जब पनीरी हम इसकी नर्सरी शो करते हैं, उसको चाहिए 35-40 दिन चाहिए। लोगों यहाँ पे अगर नर्सरी काश्त करते हैं मैदानी इलाके में, तो गर्मी की वजह से वो जल जाती है। लोगों ने अगस्त में जो प्याज काश्त करना है वहाँ पे, अब लोग ये करते हैं कि हैदराबाद हालात से वहाँ से पनीरी लेके आते हैं, और उसका यकीन के देखें कि 40-50 हज़ार पर जो है हाफ एकड़ एक बीघा जो है ना उसका खर्चा आता है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जब इधर अगस्त में जून में आपकी पनीरी यहाँ पे प्याज की काश्त नहीं हो सकती, तो ट्राइबल एरिया जहाँ पे 2000 फुट से लेकर 5-6 हज़ार फीट तक बुलंदी है, मुख्तलिफ लेवल पे हम ये अब जून से हम शुरू कर रहे हैं, प्लाट लगवाने जा रहे हैं। अब ताकि वहाँ पे अगर एक कनाल भी ये प्लाट लगा लेंगे, और उसकी नर्सरी मैदानी इलाके की ज़रूरत है जहाँ पे डिमांड है, लोग हैदराबाद से लेके महंगे लेके आते हैं, तो ये पूरी करेंगे तो इनको इसका तो ये फायदा ये देख होगा। पूरी एक पट्टी है, अगर आप ये फोर्ट मंडू क्रॉस करें तो लोरा लई तक रखनी, और लोरा लई सारा सब्जी है, तो वहाँ तो अर्ली आ जाती है।
नहीं, अर्ली मैं ये जो बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि जो मैदानी इलाके में आपके वसी पैमाने पर कमर्शियल पे आपको जो नर्सरी की ज़रूरत है ना, जहाँ पे आप काश्त नहीं कर सकते, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये बागात लगाए ना, बागात लगाने चाहिए, हम लगवा भी रहे हैं। उसके लिए 5-6 साल आपको चाहिए, तो उसके बाद इनकी रिटर्न आएगी और रिटर्न जाके और जो छोटे छोटे पॉकेट है वहाँ आप कहते हैं हम नर्सरी छोटे पॉकेट में ये कह रहा हूँ कि प्याज की नर्सरी अगर वहाँ पे लगाएं तो एक कनाल से ये लोग कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपए एक कनाल से कमा सकते हैं, और 45 दिनों के एक अंदर। एकड़ से भी ज्यादा कीमत एक आप एकड़ कमा से रहे हैं। आप 10-12 लाख कमा सकते हैं, 10-12 लाख एक एकड़ से कमाया जा सकता है। ये इंटरवेंशन हम कोहे सुलेमान में करवा रहे हैं, ताकि जो इनके छोटे रकबे हैं वहाँ पे इनको प्याज की नर्सरी लगवाएं, और ये 45-50 दिनों में नर्सरी अपनी मैदानी इलाके में जहाँ पे जरूरत है सेल हो, ताकि बिजनेस का इनका आपस में एक लिंकेज डेवलप हो जाए मंडी के साथ। और जो कोहे सुलेमान जैसे मंडी की जो बात कर रहे थे कि उसमें वहाँ पे रेट्स के हवाले से कुछ इशू के मार्केटिंग का क्या होगा, एक तो ये है कि अब सीएम साहब की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा डेवलप हो गया, वहाँ पे रोड बन गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी एग्रीकल्चर वहाँ पे हो रही है, जो पैदावार हो रही है, उसको लिंक कर रहे हैं तौसा की मंडियों के साथ और डेरा गजी खां की मंडियों के साथ, यहाँ पे लिंकेज हो रही है। एक तो जिस तरह मैंने बताया कि हम गोभी और जो प्याज है इनकी पनीरी की नर्सरी वहाँ पे करवा रहे हैं। दूसरा ये कि हम वहाँ पे ऑलिव के बागात लगवा रहे हैं। चकवाल में जो वहाँ पे बागात लग रहे हैं वो हैं 2000 फीट 2500 फीट की बुलंदी पे लग रहे हैं। और जो हमारे पास कोहे सुलेमान में जो कुछ हमारे पास पॉकेट्स हैं जहाँ पे लाखों की तादाद में वाइल्ड ऑलिव मौजूद है, तो यहाँ पे लगे हुए हम वो पे 4000 फीट से ज़्यादा के फोकस कर रहे हैं। आप देखें कि वाइल्ड ऑलिव जो चकवाल का वाइल्ड ऑलिव है उसकी जो ऑयल रिकवरी आ रही है वो 1% आ रही है। जो कोहे सुलेमान का जो वाइल्ड ऑलिव है इसकी ऑयल रिकवरी जो है ना वो 7.96 आई है, 7.96 वाइल्ड ऑलिव। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वहाँ का जो कमर्शियल वहाँ पे वैराइटीज़ हैं, जो इंपोर्टेड वैराइटीज़, इटालियन वैराइटीज़, बाकी जो स्पेनिश उनकी वहाँ पे चकवाल में है, तो उनकी जो ऑयल रिकवरी वो 8% है। जबकि कोहे सुलेमान की जो वो वैराइटीज़ है जहाँ पे वो 26 से 30% तक ऑयल रिकवरी यहाँ पे दे रही है। तो हम ये कर रहे हैं कोशिश कि ऑलिव को हम जो 4000 फीट से ज़्यादा की बुलंदी जहाँ जहाँ पे ज़मीन और पानी वहाँ पे रिसोर्सेज मौजूद हैं वहाँ पे हम ऑलिव कराएं, और जो नीचे थोड़ा सा है वहाँ पे हम नहीं। आप ये बताइए, जो ऑलिव की आप बात कर रहे हैं, ये लोग इंटरेस्टेड हैं? जिस तरह आप देखें वहाँ पे तो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। कलर खार अगर आप जाएं तो लोगों ने छोटे छोटे पैमाने पे भी लगाए हुए हैं और बड़े बड़े फार्म भी बन गए हैं। और उसकी वजह यह है कि वो प्लांट लग गया है, लोग जाते हैं और अपना ऑयल निकाल के खुद बेचते हैं। एक इटली की हुकूमत के ताउन से एक प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस है, वो हो रहा है। उसमें हमने कोहे सुलेमान के हवाले से और बाकी वहाँ चकवाल का भी उसमें पार्ट है कोहे सुलेमान का। 2000 एकड़ जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे डेवलप हो जाए। लोगों की ट्रस्ट की बात है, लोग कहते हैं कि लोग लगाने के लिए तैयार हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की इंटीग्रेटेड किस्म के इशूज़ हैं, जहाँ पे हमने एक इंटीग्रेटेड मजबूत किस्म का एक प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं। तो लोगों के मसले मसाइल जो है ना वो भी इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि उनकी ज़मीन अवेलेबल हो, उनका पानी वहाँ पे अवेलेबल हो, उसके बाद उस पर उनके प्लांट्स अवेलेबल हों और प्लांट्स वहाँ पे जाके लगें। तो लिहाजा हम इंटीग्रेटेड ही तरीके से जा रहे हैं कि लोगों को पहले ज़मीन तैयार करवा के उसके बाद वहाँ पे पानी का रिसोर्स डेवलप करके और उसके बाद जो बागात है ना वहाँ पे लोगों के इंटरेस्ट है, वहाँ पे लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये कबायली लोग हैं, आपकी बात सुनते हैं? कोई महसूस तो नहीं करते? नहीं, महसूस नहीं करते। मैं समझता हूँ जितना उन लोगों के अंदर जज्बा है या वो लोग जितना काम करना चाहते हैं, मैंने देखा है कि मैदानी इलाकों से ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों की महरूमी है वहाँ पे गुर्बत है बहुत ज़्यादा, लोगों की कोशिश है, ख्वाहिश है वहाँ पे। और जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वहाँ पे जिस तरह पहले बताया गया है कि लाइफ स्टॉक वहाँ पे बहुत बड़ा लाइफ स्टॉक है और ऑर्गेनिक लाइफ स्टॉक वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं हो रहा, नेचुरल फूड पे। तो उसका ये होता है कि वहाँ पे लाइफ स्टॉक की वजह से एग्रीकल्चर पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पे ओपन ग्रेजिंग होती है और एग्रीकल्चर जो हम करते हैं ना वहाँ पे मसाइल आते हैं। तो उसके लिए हमने किया था एक फेंसिंग का, कि प्रोजेक्ट में हमने फेंसिंग रखी कि फेंसिंग लोगों को प्रोवाइड करें या लोग खुद करें। और यकीन करें कि लोग खुद इतनी ज़्यादा फेंसिंग वहाँ पे कर रहे हैं, खुद अपनी पॉकेट से कर रहे हैं फेंसिंग, ताकि उनके बागात वहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकें। लोगों में बड़ा जज्बा है वहाँ पे और डेवलप हो रहा है। मुझे उम्मीद है, हमारा 2 साल का प्रोजेक्ट है, 1 साल हमारा हो गया, 1 साल खत्म होने को है, दूसरे साल में हमारे टारगेट्स हैं। हम कोई 2.25 साल और क्या है? ओलिव एक हम कर रहे हैं, इसके अलावा सिट्रस की जो वैराइटीज़ है, अच्छी वैराइटीज़ है, सिट्रस में जो सारी वैराइटीज़ हैं वो हम वहाँ पे करवा रहे हैं। उसके अलावा डेट पाम जो है ना, कुछ हम डेट पाम वहाँ पे करवा रहे हैं। ये टोटल हमारा 235 एकड़ पे मनसूबा है इनिशियली कि 235 एकड़ पे करें और इनका रिजल्ट दे के फार्मर जो है उनको। अच्छा, ये डेट फार्मिंग कैसे होगी वहाँ पे? डेट फार्म हम इस तरह इसको डिवाइड किया हुआ है, जो लो लाइंग एरियाज़ है ना, जो सखी सरवर और इसके साथ का जो दामन पहाड़ का है, जो लो है, इसको हमने फोकस किया है। यहाँ पे हम ये करवा लेंगे। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, लोग इंटरेस्टेड हैं, आप समझते हैं कि यहाँ कामयाब हो सकता है? कामयाब हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे मिसालें भी मौजूद हैं वहाँ पे, जिनके बागात वहाँ पे लगे हुए हैं। मट चांडी एक जगह है, वहाँ पे खुद बहुत बड़ा एक घना बाग है वहाँ पे खजूर का, बहुत बड़ा ज़बरदस्त बाग ऑलरेडी वहाँ पे लगा हुआ है। तो वहाँ पे है, लोग इंटरेस्टेड भी हैं, लोग लगा भी रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये इलाका हमारे लिए, इस इलाके में सबसे जो बड़ी खूबी यहाँ पे है ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है। आप अगर फोर्ट मर्रू के साथ के जो मैदान है, मुबारकी यूनियन काउंसिल है, वहाँ पे जाएँ, बटचांड या सुरथो के इलाके वहाँ पे सेंटर में है, टेम्परेचर का डिफरेंस 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड से 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का डिफरेंस है। हम जो सब्जियात हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको आगे पीछे जो है ना टाइम उसके एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम वो एडजस्टमेंट करवाएं, ताकि उनकी पैदावार ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे लोगों को अर्निंग होगी। दूसरा ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जब डेरा गाजी खान, तौसा और जो नज़दीकी मुल्तान की मंडियाँ हैं, जहाँ पे सब्जी जब शार्टेज होती है तो कोहे सुलेमान जिस तरह रकनी ब्लॉक शायद साहब आप बताएं, आप बागबान हैं, यकीनन आपने सारी चीज़ें खुद प्रैक्टिकली की हैं। ये जो सारा एरिया है जिस तरह ये बता रहे हैं मार साहब, ये मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। मैंने जो कि स्पेशली विज़िट किया है
चकवाल और खुशाब डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है। तो वहाँ पे ऑलिव्स की पैदावार अनबिलीवेबल है। और जैसे बता रहे हैं मार साहब कि इसकी हाइट की वजह से वो मुमकिन है, और आते जाते हुए फोर्ट मनरो या इंटीरियर नहीं, मार साहब खजूर तो भी ये है। बता रहे हैं कि वहाँ से ऑलिव जो यहाँ की जो है रिकवरी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और बड़ा फ़र्क है। ये तो ज़्यादा बेहतरीन मौजू जी जी, एरिया है इसी सारा। तरह खजूर यहाँ कामयाब है खजूर कामयाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक और इजाफ़ा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला का खसूसी करम है पाकिस्तान पर और बिलखसूस जनूबी पंजाब पर, कि यहाँ का आप जो भी फ्रूट ले लें, सिट्रस ले लें, आम ले लें, लीची ले लें, उसका टेस्ट दुनिया में ऐसा टेस्ट नहीं है। और उसकी लोग पाकिस्तान से लेके अपना स्टिकर लगा के उसे मार्केटिंग करते हैं दुनिया में। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि यहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, प्रोसेस करने की फैसिलिटी नहीं है। मजबूर है किसान और ग्रोअर कि वो डायरेक्ट इस्तेमाल करता है। हाईली, ये फालसा है, हाईली पेरिशेबल है कि ये एक दिन से ज़्यादा लाइफ कम है इसकी। लाइफ काम है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, वगरना फालसा लाहौर तक मुश्किल पहुंचता था, अब पूरे पाकिस्तान में पहुंच रहा है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। लाइकवाइज आम की तरफ अगर आप आएँ तो इसमें मैं सैल्यूट करूँगा MRI मुल्तान को, ठीक है। और उसमें खसूसन अब्दुल गफ़ार गरेवाल साहब को। ठीक है। उन्होंने बहुत काम किया है, और दुनिया में एवरेज 35 स्प्रे एक फार्म लेता है, यहाँ तो मैक्सिमम 5 भी नहीं हो रहे, और बहुत अच्छी पैदावार है। अच्छा। दुनिया में इस वक्त 30 से 35 स्प्रे एवरेज हो रहे हैं आम को, जबकि अच्छा, ये आम की नई टेक्नोलॉजी है जो छोटे जो जल्दी वो हो जाते हैं, और उसको वो भी आपने तजर्बा किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त हमारा तकरीबन 50% बाग यानी कि 25 एकड़ 99 प्लांट्स पर एकड़ पे हम चला रहे हैं। अच्छा, 99। हाँ जी। और पुराने कितने थे? पुरानी जो हमारी वो 20-22 होते थे। 20-22, तो उसमें इसमें तो फिर पैदावार में बड़ा फ़र्क होगा। बहुत फ़र्क है पैदावार में, क्योंकि जितना पौधा बड़ा होता है ना उसकी फ्रूटिंग कम होती है, ऊपर तक नहीं ये जो हाई पहुंचता। डेंसिटी आपने, आपके पास कितने एकड़ है? हाई डेंसिटी हमारे पास 25 एकड़ है जी। तो उसकी अब आप अर्निंग ले रहे हैं, आप पैदावार ले जी रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें 25 में से 10 एकड़ ऑप्टिमम स्केल पे आ गया है, ठीक और है। बाकी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। नहीं तो फिर अगर आप इससे ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं जी, तो जी। यकीनन जो आपके रवायती बागात हैं वो तो फिर आप ख़त्म कर देंगे। ग्रेजुअली लोग जा रहे हैं उस तरफ। हमने भी काफ़ी कटवा कर और कुछ जो चौक बनते हैं उनमें पौधे लगा दिए हैं। अच्छा, हाँ जी। इसका मतलब है ये जो रवायती बागात हैं ये वक्त के साथ ख़त्म हो जाएंगे, जी बिल्कुल जिस तरह आप बता रहे हैं। जी ऐसे ही। लगारी साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। आप जिस तरह मार साहब कह रहे थे कि वहाँ सब्ज़ी से बड़ा पैसा कमाया जाता है, वो कह रहे हैं कि 1 एकड़ से भी ज़्यादा आप मरलों से कमा सकते हैं, तो सब्ज़ी की तरफ आप क्यों नहीं आते? सर सब्जियात पे भी हम वहाँ कर रहे हैं, काश्त हो रही है सब्जियात, मार साहब ने लेकिन घरेलू सतह पे। मार साहब ने बड़ी हैरत ज़दा बात की है कि मरलों में से आप एकड़ से ज़्यादा अर्निंग ले सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह ये बार साहब ये टेक्नोलॉजी अब लेके आ रहे हैं, उन लोगों को जहनों में डाल रहे हैं कि भाई आप ठीक है कनालों के ज़िम्मेदार हैं, एकड़ों के हैं, मुरब्बों के नहीं हैं, लेकिन आप इससे बहुत ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। जिस तरह के मार साहब फरमा रहे थे, ये जो प्याज की पनीरी जो कि सुबह सिंध से लोग लेके आते हैं, वहाँ पे कितने किराए खर्चे लगते हैं, अगर ये कोई सुलेमान में हो जाए तो माशाल्लाह वहाँ पे अच्छी मौसम है, वहाँ पे इतना टेम्परेचर भी नहीं है, वो बआसानी कोई सुलेमान का ज़िम्मेदार लाखों रुपए अपने कनालों और बिगों से वो कमा सकता है। तो आप इसकी तरफ खुद क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं सर, जा रहे हैं हम इंशाल्लाह, इस साल हम जा रहे हैं। जिस तरह मार साहब फरमा रहे थे, इंशाल्लाह जुलाई अगस्त में जो ही ये मौसम स्टार्ट होगा इसकी पनीरी इस का, वक्त तो आपकी हम सबसे इंशाल्लाह ज़्यादा जाएंगे। अर्निंग किस चीज़ से होती है? क्योंकि आपके पास लाइफ स्टॉक भी है, मुख्तलिफ चीज़ें सर हैं। ये हमारे जो कोही सुलेमान का एरिया है, इसमें ज़्यादातर लोग लाइफ स्टॉक से वाबस्ता हैं और एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर के इलाके जिस तरह मार साहब फरमा रहे थे कि वो महदूद एरिया हैं, ज़्यादातर पहाड़ी एरिया है, मतलब दुश्वार गुजार इलाके हैं, वहाँ पे तो ज़्यादातर लाइफ स्टॉक पे लोग गुजारा करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर भी है और उससे भी आमदन होती है और लाइफ स्टॉक से भी होती है। ये दो इंडस्ट्री हैं, आप ऐसे समझेंगे कोहे सुलेमान की जो आवाम है ये इन दोनों इंडस्ट्रियों पे है, और इसमें इनकी इस्लाहात की ज़रूरत है। लाइफ स्टॉक के हवाले से उनकी चरागाहें, उनकी वैक्सीनेशन और उनके जो पानी के पीने के वो पॉन्ड्स हैं उनकी ज़रूरत है, और उनके शेडों की उनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जगहें अच्छी नहीं हैं, वो हर वक्त बीमारियों का शिकार होते हैं। इसके अलावा ये जो एग्रीकल्चर, इसमें अल्लाह ताला ने कोहे सुलेमान में काफ़ी कुदरती चश्मे हैं,
और उनको डेवलप करने की ज़रूरत है, उनको तरक्की देने की ज़रूरत है। मैं आपको एक मिसाल दूँ। नहीं, अब तो बड़ी डेवलपमेंट हो गई है चीफ मिनिस्टर साहब, सर, सारे बिल्कुल हो प्रोजेक्ट रही हो है। गए हैं, सारा इस जो महरूमियाँ थी वो खत्म हो बिल्कुल गई हो हैं। रही है, बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन 70 साल की महरूमियाँ 2-3 साल में शायद वो ख़त्म ना हो, लेकिन उसकी तरफ बढ़ा जा रहा है, काम किया जा रहा है, बेहतरी आ रही है। बेहतरी आ रही है। अच्छा महाराबी साहब, आप बताएं, जिस तरह आपने ये प्रोजेक्ट वहाँ शुरू किया हुआ है, ये जो आप 200 कुछ एकड़ बता रहे हैं, ये आप खुद डेवलप करेंगे या किसानों के जरिए करेंगे? इफ्तिखार हसन साहब, मुझे अगर इजाज़त दें, जो ऑलिव की बात हो रही थी इसको मैं जवाब देता हूँ। ऑलिव की जो टेक्नोलॉजी है, जनूबी पंजाब के लोग अक्सर लोग कहते हैं कि जी ऑलिव हमने लगाना है, तो इसकी ना कुछ क्लैरिफिकेशन इसकी बड़ी ज़रूरी है। जी ठीक है। ऑलिव जब ये फ्रूट आता है, इसका राइप होती है, पकता है, या मतलब इसकी डेवलपमेंट होती है, तो उसके लिए चिलिंग टेम्परेचर इसके लिए चाहिए। तो आप जूँ ये नहीं है कि चकवाल वहाँ पे भी काम है, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं जो कोहे सुलेमान का कंपैरिजन नहीं है एक दूसरे के साथ कि वहाँ पे एक जगह पे इसका काम आ रही है, वो ज़्यादा आ रही है। बात यह है कि 4000 फीट की बुलंदी से जहाँ भी आप ऊपर जाएंगे तो चिलिंग उसको टेम्परेचर वो मिलेगा, वहाँ पे इसकी रिकवरी बेहतर रहेगी। मतलब 4000 आपको चकवाल से आगे आप देखें, जितना हाइट पे जाएंगे जितना आप हाइट पे रिकवरी जाएंगे बढ़ती उतना जाएगी। ज़्यादा। और आज जो हमारे बाकी ऊपर वाले इलाके हैं वहाँ पे इसकी एयर रिकवरी बेहतर है। अगर मैदानी इलाकों में लोग कर रहे हैं, अब कुछ वैराइटीज आ रही है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये जो है माहौल सूटेबल है ये हमारा। 4000 फुट से ज़्यादा सूटेबल है। अब मैदानी इलाकों में अक्सर क्योंकि बोल रहे हैं हमने कंपेटिबल यहाँ पे प्लाट्स लगवा दिए हैं। मैंने डेरा गाजी खान डिवीजन में जो ऑलिव के हैं वो हमने 100-150 पौधा कंपेटिबिलिटी चेक करने के लिए कि यहाँ पे इनका फ्रूट कितना आता है और एयर रिकवरी कितनी इनकी आती है वो हमने लगा लिए हुए हैं। लिहाजा हमें कमर्शियल जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे काश्तकार जिस तरह की डिमांड करते हैं वो उस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये कि इसके फ्रूटिंग का और दूसरा जो एयर रिकवरी है वो जब तक हम इसको टेस्ट ना कर लें कि कितनी यहाँ पे आती है, तो अभी कमर्शियल लेवल पर ज़्यादा नहीं। हमने कंपेटिबल प्लाट्स यहाँ पे लगवा लिए हैं तो उसका रिजल्ट जो आएगा ना। तो दूसरी जो बात आप कर रहे हैं सर कि वहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट 200 कुछ एकड़ का, ये खुद कर रहे हैं, ये काश्तकारों के जरिए कर रहे हैं, उनसे करवा रहे हैं? हाँ, उसमें सर हम ये कह रहे हैं 90-10% के वहाँ पे पॉवर्टी क्योंकि है, वहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है। 90% गवर्नमेंट पे करेगी और 10% हम फार्मर से ले रहे हैं वहाँ। अच्छा, 90% गवर्नमेंट फार्मर को देगी? पौधे प्लांट्स हमारे पास जो चकवाल है, भारी चकवाल वहाँ से आ रहे हैं। जो 1.5 पाम के हमारे पौधे हैं वो रारी जो भावलपुर है, हार्टिकल्चर भावलपुर, वहाँ से हमारे आ रहे हैं। सिट्रस के पास सरगोदा से आ रहे हैं। उनका जो टोटल कास्ट है, टोटल कास्ट जब निकाल के 10% फार्मर से लेके हमने देना है और 90% जो प्रोजेक्ट में से है जो हम पे कर रहे हैं 90%, 10% टोटल रकम इनकी मिला के हम करेंगे। फार्मर को 10 रुपये, 100 में से 10 रुपये फार्मर पे कर रहा है और जो 90 रुपये ना वो हम उनकी। तो ये तो किसान के लिए बड़ा बेहतरीन एक मनसूबा है, तो इसके लिए तो लोग बहुत भाग रहे होंगे आपके पीछे। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये तो फिर कम है, इसको तो आपको एक्सटेंड करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है तो इसमें हमारी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा आई हैं। एप्लीकेशन में हमने सारे जो इनके डॉक्यूमेंट्स देके बैलेटिंग की है। बैलेटिंग करने के बाद बैलेटिंग में हम देखे कि फिजिबिलिटी देख रहे हैं। फिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ये है कि जिन लोगों ने फेंसिंग लगाई हुई है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह पहले गुजारिश की है कि ओपन ग्रेजिंग है, वहाँ पे ओपन ग्रेजिंग में जो भी लोग बाग लगाएंगे और उनके पौधे जो है ना वो ग्रेजिंग की वजह से प्रॉब्लम होता है, तो हम उनके लिए कंडीशनली हमने कर दिया है कि जिस फार्मर के पास 3 एकड़ का हम एक यूनिट हमने रखा हुआ है बाग का, कि 3 एकड़ जिस बंदे ने अपने खेत के इर्द गिर्द फेंसिंग की हुई है, कम अज़ कम 5 फुट की साइड पे फेंसिंग हो, जानवरों से बच सके, उनको दिया है। तो ये क्योंकि स्टार्ट है, लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। दूसरा ये हम कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के बागात लगवाएं। ये नहीं है कि हम लोगों को पौधे प्रोवाइड कर दें और पौधों में बाद में नुकसान हो जाए और सही तरीके से उनकी इनकम वो ना आए ताकि ये फेलियर की तरफ ना जाए। हम वो कर रहे हैं कि साइट्स काश्तकारों से डिस्कस कर रहे हैं, जो काश्तकार इनोवेटिव हैं, जो मोटिवेटेड जो लोग हैं, जो लोग जज्बा रखते हैं, जिन लोगों ने फेंसिंग वहाँ पे करवाई हुई है वहाँ पे करवा रहे हैं। तो और इसकी वजह से बाकी लोग भी कहते हैं। अब ये है कि जो लोग इसकी तरफ आ रहे हैं तो वो अपनी फेंसिंग डेवलप करते आ रहे हैं, तो हम उसकी तरफ कर रहे हैं। बल्कि एक और प्रोजेक्ट हमारा पाइपलाइन में है, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साकिब अली तील साहब बड़ी इंटरेस्ट रखते हैं। सीएम साहब की अपनी इंटरेस्ट है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर की वो डेवलपमेंट की जाए, तो वहाँ पे ऑफिसेस जो है ना वो भी डेवलप किए जा रहे हैं। वहाँ पे स्टाफ के रिक्रूटमेंट वो भी होनी है, तो वो भी सिलसिला वहाँ पे होगा। तो हमारे जो प्लान है करेंगे वो उसको हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम है वो तो है, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ये है कि हम जो बागात लगाएंगे 3 साल तक हम उसकी लुक आफ्टर करेंगे। बाद में फार्मर ने खुद ही साफ ज़रा, क्योंकि ये पब्लिक के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो पब्लिक की सारा आवाम के होते हैं, तो उन्हें खुद करना है। हम उनको गाइड करेंगे कि बागात लगाने किस तरीके से हैं, जो उनकी इयानत मदद हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है ना वो उनको बताएंगे कि किस तरीके से वहाँ पे उन लोगों ने आगे उसको वो करना है। फिर मार्केट के जो इशूज़ हैं हम वो कोशिश कर रहे हैं कि लिंकेज जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है तो उसके साथ इनके मार्केटिंग के इशूज़ वो हल हो जाएँ। जो मैंने पहले बताया कि ऑलिव का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट जो कि चकवाल में लगा हुआ है वो हम कोशिश कर रहे हैं डेरा गाजी खान तौसा में वहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट, ताकि ये हम 4-5वें साल जो प्रोजेक्ट आएगा उसमें जब इसकी फ्रूट शुरू हो जाएगा ताकि वो उस वक्त ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट लोकली लेवल पे हो। फिर उसमें हम कोशिश करेंगे ऑर्गेनिक की, बल्कि मैं आपको बताऊँ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो साकिब अली तील साहब हैं, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब साहब, उनकी कोशिश की ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इनिशिएटिव लेवल पे, क्योंकि इसकी जो लेजिस्लेशन है वो तो काफ़ी साफ है, उसके लिए काफ़ी वर्क की ज़रूरत है। लेकिन इनिशियली हम कोशिश कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड का यूज़ कम करके फर्टिलाइजर का यूज़ ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, ताकि लोगों को इसके जो समरात हैं वो इनिशियली लेवल पे कि फार्मर की अडॉप्टेबिलिटी थोड़ा सा इनके जहन में आ जाए कि हमने पेस्टिसाइड का जो फर्टिलाइजर का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना।
बल्कि मैं आपको बताऊं कि कोह सुलेमान का ऐसा इलाका जहाँ पे एग्रीकल्चर का स्टार्ट है, वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे पेस्टिसाइड लोग यूज़ ना करें। यहाँ पे जो बाकी मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे इन लोगों को रोकना, इनको मोटिवेट करना मुश्किल काम है और वहाँ पे बड़ा आसान है, क्योंकि वहाँ पे आसान इस वजह से कि उसको प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे हैं कि वो एक मिसाल बन जाए पूरे हमारे मुल्क के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कि वहाँ पे इस तरह, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी डेवलप करके कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है ना वो उसकी प्रमोट हो जाए। और मुझे उम्मीद है अच्छा, ये मर साहब आपने एक बात की कि 4000 फीट की हाइट पे आप जहाँ भी वो लगा सकते हैं जैतून, ऑलिव, ये जो लोग जापानी फल और आड़ू लगा रहे हैं जनूबी पंजाब में, इसका क्या होगा, क्या नतीजे होंगे, ये फ़ायदेमंद होगा? जी बिल्कुल, इसमें हमने ये ट्रायल बेसिस पे देखा है कि यहाँ पे जनूबी पंजाब में इनके सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं। ये विहाड़ी अगर बात करें मुख्तलिफ इलाकों में आड़ू लग रहा है, आड़ू लगा हुआ है, जापानी फल भी लगा रहे हैं, नाशपाती पेड़ लगा हुआ है, लोग बाकी चीज़ें कर रहे हैं। असल में पता है, असल में ये है कि शुरू में जो एग्रीकल्चर थी वो थी सिलेक्शन बेस पे, मतलब लोगों ने कोई चीज़ लगा दी, जो चीज़ हो गई उन्होंने समझ लिया ये चीज़ हो गई है। उस वक्त जो ज़्यादा जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो नेचुरल टेक्नोलॉजी थी, मतलब हल्का सा पानी लगा दिया, हल्के से खाद। अब हमारी आर्टिफिशियल आ गई है, तो जो चीज़ आप टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई है। अब ये है कि फ़र्ज़ करें जिसको टेम्परेचर फ़र्ज़ करें कम टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, उसमें बागात आपके जल जाते हैं, फ़र्ज़ करें, तो उस पर इन केस आपके जहन में अगर ये चीज़ ऑलरेडी मौजूद है तो उसका पानी का ख्याल रख लें। या जो बाग लगाने के 2-3 साल टेंडर होता है, उस वक्त मसला होता है कि आप उस पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो भरने को हो सकती है, तो उस वक्त आप पानी लगा के उसको कर लें। मतलब अगर जो इश्यूज़ आते हैं, पहले शुरू ये होता था इश्यूज़ की वजह से लोग कास्ट नहीं करते थे, लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उनमें ज़्यादा है। आपके जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो इश्यूज़ आप देख के उनकी अगर पहले से प्लानिंग कर लें। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, टनल फार्मिंग आई है, नवंबर में लोग टनल में काश्त करते हैं ताकि दिसंबर में जो है ना वो सब्जियों से पच जाए। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये किया कि नवंबर में ओपन में टमाटर लगा देते हैं। उनके जहन में ऑलरेडी होता है कि अगर कोरा हल्का सा पड़ा, हल्के से इसकी भरने को नहीं है, तो उसके बाद दोबारा इसको पानी खा देंगे तो ये चल पड़ेगा। शुरू में लोग परेशान हो जाते थे, जब भरने को होती थी ना, परेशान होते थे ये तो हमारी फसल तबाह गई, लेकिन अब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, उनके जहन में होता है, चीज़ें देख लिया, चीज़ें समझ गए। अब क्या करते हैं, जो टनल पे खर्चा आता है वो लोग ओपन में लगा के कहते हैं जी टनल का खर्चा बचा लें, ओपन में लगा दें, हल्की फुल्की भरने कोरे की वजह से होगी, फिर उसमें पानी लगाएंगे वो चल पड़ेगी, हमारा टनल का खर्चा बच जाएगा। तो इसी तरीके से जो अब आप इनकी बागात की बात कर रहे हैं, आड़ू की बात कर रहे हैं, जो आप जापानी फल की बात कर रहे हैं, इनमें सेंसिटिविटी है कि क्योंकि ये ठंडे इलाके के हैं, तो इनमें ऐसी वैराइटीज़ भी, पहली चीज़ है कि ऐसी वैराइटी सिलेक्शन करें जो थोड़ी सी टॉलरेंट हो, जो हीट टेम्परेचर वैरायटी की बात करते हैं, बड़ी अच्छी आपने बात की वैरायटी की। सऊ साहब आप बताएं कि पानी की मुल्क में बड़ी किल्लत है, आए रोज़ हम बात सुनते हैं कि पानी की किल्लत होती जा रही है, तो आप कौन सी ऐसी फसलें समझते हैं जिनको पानी की कम ज़रूरत हो और वो आप प्रैक्टिकली कर भी रहे हो? देखिए, हमारी मेन पानी की किल्लत बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, और डे बाय डे वो बढ़ती जा रही है किल्लत, जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है। उसके बाद हमारी मैनेजमेंट नहीं है सही। वो सही कैसे हो सकती है? हमारी ज़मीन इवन नहीं है, जो हमारे वाटर चैनल्स हैं, आप लेवल कह रहे हैं कि ज़मीन का लेवल ज़मीन नहीं है, किसान उसको अफोर्ड नहीं करता कि लेवल सही कराए। एक दफ़ा कराएगा फिर हल चलाते हैं तो ज़ाहिर है वो तब्दील हो जाता है। नंबर 2, हमारे जो चैनल्स हैं वो पुख्ता नहीं है, जो जंगली रेट्स बोलते हैं, चूहा होता है, वो उनको ख़राब कर देता है। 20% पानी किसान का लीकेज हो जाता है। अच्छा, और वो लीकेज क्या होता है, वो ये नहीं होता कि सिर्फ पानी ज़ाय होता है, बल्कि वो जिसकी फसल में जा रहा है अगर उसे ज़रूरत नहीं है उसका नुकसान करता है। बिल्कुल ठीक है। एक फसल को, अब आप देखें कि फालसे को एक स्टेज पे पानी रोकना होता है, आम का नहीं रोकना होता। अगर रास्ते में आपने फालसे का फार्म है किसी का और आपका पानी लीकेज हो रहा है तो उसका तो नुकसान हो गया। बिल्कुल ठीक है। मेन ये वजह है कि चैनल्स हमारे सही नहीं है। नहीं तो ड्रिप इरिगेशन भी है, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है पानी को बचाने के लिए, जो आप जैसे जदीद काश्तकार हैं वो तो अब इस तरफ जाते ही नहीं। ड्रिप इरिगेशन का ये है कि वो आम में कामयाब इतनी नहीं है, आम को ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है। इसी तरह फालसा है, अब फालसे का कम से कम 3500 प्लांट्स लगते हैं पर एकड़। ठीक है। तो उसमें भी वो कामयाब नहीं हो सकती। ये जो है सिट्रस के लिए, सिट्रस रीजन जो है या डेट्स फार्म या इनके लिए, एग्जैक्टली डेट्स के लिए हो गया, या मार्सा बेहतर समझते हैं ऑलिव्स के लिए हो सकती है। ये जो ज़्यादा पानी लेती हैं उन्हें फ्लड इरिगेशन चाहिए होती है। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास फालसा है, फालसा इस वक्त उसकी पैदावार, अब वो फ्रूट आ गया है और उसकी बर्दाश्त हो रही है, आप फसल को कैसे देख रहे हैं? फालसा कैसा है, लीची कैसी है, आम के बागात कैसे हैं? आप समझते हैं कि पिछले साल से इस दफ़ा पैदावार बेहतर होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल फ्रूटिंग बहुत अच्छी है। हर तरफ पाकिस्तान में हर जगह पे फ्रूटिंग बहुत अच्छी है, एक्सेसिव थी। तो वो अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुछ ड्रॉप हो रहा है। अब जहाँ तक मार्केट की बात है, ज़ाहिर है जब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड सप्लाई का, जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ की, मैं उसको थोड़ा सा एलिबोरेट करना चाहूँगा कि हमारा सिर्फ 2% आम जो है वो प्रोसेस हो रहा है,
उसमें मुल्तान में मैंगो पल प्लांट लगा था, वो पहले बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेंबर था। तो मैं किसान को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हम हर चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, बिल्कुल ठीक है, खुद भी कुछ करना चाहिए। खुद भी कुछ करना चाहिए। हम वो काम नहीं करते, हम सारा कुछ गवर्नमेंट से चाहते हैं कि डोर स्टेप पे आके वो करें, जबकि गवर्नमेंट कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में भी ऐसा नहीं है। ठीक है, फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट, तो हमें जाना चाहिए फिनिश्ड गुड की तरफ। नंबर 2, दुनिया में स्टॉल वैल्यू की बात आ चुकी है। पहले होता था कि आप कन्वेंशनल बिल्कुल डलों ठीक में कह रहे हैं, डाल के ले बिल्कुल ठीक जाएं, है, हाँ। जबकि अब एक स्टॉल वैल्यू है, खूबसूरत पैकिंग हो, स्टिकरिंग की हो, तो चीज़ उसकी ज़्यादा कीमत भी आपको मुनासिब ज़्यादा मिलती है, अच्छी जाहिर मिलती बात है। है किसान को फायदा होता है। हाँ जी, अब जाहिर मैं बात है खूबसूरत चीज़ मार्केटिंग अच्छी करेंगे तो उसके पैसे लेंगे। जी मैं ये जो मिडल मैन है वो यही करता है ना, एग्जैक्टली तो वो इसको बेहतर करके आपकी चीज़ को अच्छे तरीके से मार्केटिंग मैं करता है। इफ्तिखार हसन साहब, ये 2019 में पाकिस्तान की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नुमाइंदगी की है NPO की तरफ से, नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, गुड। जापान में 6 ममालिक थे, फ़िलिपाइन, थाईलैंड, इंडिया, बांग्लादेश। तो जो सबसे ज़्यादा एहसास महरूमी मुझे महसूस हुआ वो यही हुआ कि हमारा किसान प्रेजेंटेशन illiterate नहीं है हमारे पास। नहीं, illiterate, ट्रेनिंग नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम ग्रेजुएट पैदा करें, हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए किसान की, और किसान को खुद अर्ज होनी चाहिए। ठीक है, अब तो हर चीज़ नेट पे मौजूद है, लाइव, ख़ास कोरोना की वजह से आपको अब हर चीज़ नेट पे आ गई है। बिल्कुल ठीक तो है। हमारे किसान में ये अर्ज ही नहीं है। माजरत के साथ मैं खुद किसान हूँ कि हम मैक्सिमम कोशिश करें एडवांसमेंट की तरफ जाएं, जिस तरफ दुनिया का रुझान है। नहीं, वो आपने बात की, अब बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो दुनिया में बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे मुनाफे भी ले रहे जी, हैं। ऐसे अगर आम की भी बात करूं तो मुल्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी जो बिल्कुल बेहतर अंदाज में एक्सपोर्ट कर रहे जी। हैं और बहुत ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं। मार साहब, इसके लिए आपका महकमा को ट्रेनिंग दे रहा है, जिस तरह उन्होंने बात की कि कोई भी चीज़ हो, जिस तरह हम अगर कोस सुलेमान की बात करें, कोस सुलेमान में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सब्जी आपकी बात कर रहे थे, तो मार्केटिंग का और प्रेजेंटेशन का एक बड़ा मसला है। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। जिस तरह के मतलब ये एक मुसद्दे का चीज़ है, जिस तरह अर्ज होनी चाहिए फार्मर के अंदर ना, थोड़ा सा इशू है फार्मर के साइड पे भी। फार्मर कर रहा है रूटीन की काश्तकारी, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, जो मतलब गुजारा की काश्तकारी होती है, वो उसके अंदर जज्बा पैदा होना चाहिए, क्योंकि मेन जो चीज़ जिस बंदे ने अडॉप्ट करनी है, जो इम्प्लीमेंटर है ना, उसमें ये चीज़ों का जज्बा उसके अंदर होना ज़रूरी है। अभी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर थोड़ी सी मतलब ट्रांजिशन फेज़ में आप कह लें कि जिस तरह गंदम पहले थी वो घर के गुजारे के लिए काश्त होती थी, उसमें अब कमर्शियल होके आ गई है, काटन कमर्शियल। इस तरीके से जो बागात हैं ये कमर्शियल यहाँ पे होनी चाहिए। और दुनिया के अंदर जो भी तरक्की होती है वो कम्युनिटी और पब्लिक की तरफ से जो होती है ना, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो काफ़ी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट होती है, उसकी सपोर्ट होती है, उसकी ट्रेनिंग के हवाले से। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो है वो मौजूद है। उसमें यही है कि थोड़ा सा जिस तरह के पूरे मुल्क के अंदर कुछ इशूज़ हैं, कुछ मसाइल हैं, गैप्स ज़रूर हैं, मौजूद हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह के बात यहाँ पे हुई है कि जब तक हम इसकी प्रोसेसिंग पे, वैल्यू एडिशन पे और एक्सपोर्ट, 3 चीज़ों पे फोकस देखें, पैदावार में हम सरप्लस हैं, जो हमारी तोसी सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, इन पे अगर गैप होता, तकरीबन तमाम फसलों की आप समझते हैं कि बेहतर है। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है ना, ट्रेनिंग की देखें, ट्रेनिंग से क्या होना है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज से पैदावार बेहतर होनी है, मतलब ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज का काम है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज की हवाले से फार्मर को हमसे पूछ लेता है, मीडिया इस्तेमाल कर लेता है, सोशल मीडिया, डिपार्टमेंट उसको बता रहा है। मसला जो वही है कि जब तक इसकी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट, लेकिन क्योंकि अब काश्तकार में ये एहसास हो रहा है, यहाँ पे देखें कि रोड ग्रास हो रही है यहाँ पे और एक्सपोर्ट होकर दुबई तक जा रही है। अगर मैं बात करूं, देखें बलूचिस्तान के जो फार्मर हैं वो बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिस तरह आजकल बहुत सारी उनके फ्रूट आ रहे हैं तो बड़े अच्छे प्रेजेंट करके भेज रहे हैं। वो हमारा काश्तकार तो उनसे बहुत एडवांस है। थोड़ा सा गैप इसमें है, थोड़ा सा गैप यही है कि फार्मर ये सोचे कि मैंने कमर्शियल लेवल, जिस तरह पहले बात की कि फार्मर इस लेवल से, इस हिसाब से काश्तकारी करे कि 2-2, 1-1 एकड़ से बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करे, कमर्शियल लेवल पे आ जाए। बहरहाल आपकी कमर्शियल बात प्रोड्यूस ठीक है करे। कि छोटा काश्तकार भी अपने आप को बड़ा काश्तकार समझे और बेहतर तरीके से अपनी जो इजनास है उनको प्रेजेंट करे। आखिर में किसानों को क्या पैगाम देंगे? इसमें पहली बात तो यही है कि जो यही मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज मैं समझता हूँ यही है कि छोटे रकबे पे ज़्यादा फोकस करें, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केटिंग का सिस्टम, काश्तकार लोकल, काश्तकार क्या करता है कि अपनी प्रोड्यूस जो है वो दे देता है दूसरे को, फिर अपने घर की ज़रूरत के लिए क्या आता है, लोकली जो मार्केटिंग का सिस्टम है वो हो जाए, वो कर ले, प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन पे आ जाए। फार्मर क्योंकि ये सोचता है कि बस मेरा काम पैदा करना है, नहीं, वो मार्केटिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। शायद साहब आप क्या कहेंगे? मैं अपने किसान भाई को माजरत के साथ ये कहूँगा कि वो अपने अंदर का कॉम्प्लेक्स ख़त्म करे और गलत फिगर ना दे। इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपनी प्रोडक्शन को कम बताएगा,
और किसान ज़्यादा बताता है। किसान ज़्यादा तो ये बहुत बताएगा। बड़ा लगारी साहब, आप क्या बताएंगे? कोई सलमान से आप आए हैं, उन काश्तकारों को क्या पैगाम देंगे? सर कोय सुलेमान के काश्तकारों को मेरा यही पैगाम है, जो इस वक्त की टेक्नोलॉजी है उससे वो मुस्तफ़ीद हों, और जिस तरह गवर्नमेंट के इदारे एग्रीकल्चर के वहाँ पे आ रहे हैं उनके साथ ताउन करें ताउन और करें, अपनी उनसे टेक्नोलॉजी लें और उसका ज़राअत फ़ायदा को करें। मज़ीद तरक्की दें। लगारी साहब आपका शुक्रिया, जनाब शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, मार साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के मेहमानों ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की और ख़ुसूसन जो बागबानी है इसके हवाले से बात की कि बागबानी में बहुत सारे हमारे काश्तकार बेहतर अंदाज में पैदावार तो ले रहे हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग करने के लिए अभी उनकी ट्रेनिंग या उनको बेहतर करने की मज़ीद ज़रूरत है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।